किसी की 4 दिन की ज़िंदगी 100 काम करती है और किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता। तो रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूँ आपके साथ फ़हीम और शो है एक ख़ास मुलाकात। देखिए दोस्तों, ये जो शो है एक ख़ास मुलाकात, नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस शो में हम उन लोगों को आमंत्रित करते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ख़ास अचीव करते हैं। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ख़ास पर्सनैलिटी, श्रीमती अपराजिता आईएएस ऑफिसर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद कम डिस्ट्रिक्ट सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन ऑफिसर। आज इनसे मैं बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपका तहे दिल से रेडियो की पूरी टीम की ओर से और सभी सुनने वालों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और खैर मकदम करता हूँ। धन्यवाद फ़हीम जी। और मैं मानव रचना इंस्टीट्यूट का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया अपने बीच में, और आपके माध्यम से मैं और भी लोगों से जुड़ सकूँगी और अपनी बातें कर सकूँगी। जी तो बिल्कुल, बातें करेंगे और बातों का सिलसिला शुरू करेंगे, कुछ सवालात भी आपसे करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप हर सवाल का जवाब खूबसूरती से देंगी। और मुझे मालूम है कि आपका ये जो सफ़र है ज़िंदगी का, बहुत ही खूबसूरती से गुज़रा है। मैं सबसे पहले एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे, अपराजिता जी। वो सवाल है हमारी ज़िंदगी के उस दौर का जो कि वाक़ई में बहुत खूबसूरत होती है। बचपन के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। आप अपने बचपन के बारे में सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए। तो एक तो आपने मेरी पुरानी यादें ताज़ा कर दी, थैंक यू फ़हीम जी। जी। मैं बनारस की हूँ मूलतः। मैं जिसे कहते हैं हमारे यहाँ की भाषा में ठेठ बनारसी, मैं बनारसी हूँ। हुँ, बनारस की गलियों में ही मेरा जन्म हुआ था, मेरे नाना-नानी वहीं रहते थे। हुँ, एक छोटी सी जगह है गाय घाट, हुँ, जहाँ मेरी परवरिश हुई है। और वहीं पे गंगा के किनारे मैंने पहले अपनी स्कूलिंग शुरू करी, और मैंने देन आई मूव्ड ऑन टू जो मैंने अपना सेकेंडरी एजुकेशन भी मेरी बनारस से हुई है। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन का एक स्कूल है वहाँ पर राजघाट, जी, वहाँ से हुई है। और मेरे माता-पिता दोनों ही वर्किंग थे। जी, तो जैसा कि मैंने कहा कि अपने उम्र के जो सबसे जिसे प्यारे क्षण कहते हैं, अपने नाना-नानी के साथ बिताए, जो हुँ, बहुत कम बच्चे इतने किस्मत वाले होते हैं, जिनको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इतना समय व्यतीत करने का मौका मिलता है। तो हुँ, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला है अपनी ज़िंदगी में। जी। चलिए भई, हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं श्रीमती अपराजिता जी, इन्होंने अपने बचपन का ज़िक्र किया है, अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया है। आपकी जर्नी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ अपराजिता जी, ये आपकी ये जो जर्नी है, आपकी ज़िंदगी का ये जो सफ़र है, इस सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को ज़रूर बताएँ। जी, जैसा कि मैंने कहा कि मेरी स्कूलिंग प्राइमरीली बनारस से हुई। हुँ, उसके बाद मैं रांची की हो गई 4 साल, जहाँ से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी। हुँ, बीआईटी मेसरा एक कॉलेज है वहाँ पर, हुँ, वहाँ से। उसके बाद भैया लगा कि चलो इंजीनियरिंग कर ली, अब जॉब भी होनी चाहिए, तो जी, फिर 1 साल मैंने मुंबई में जॉब करी। हुँ। और मुझे पता नहीं फिर कैसे मेरा माथा ठनका और मुझे लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज़ में आना है। ऐसा क्यों हुआ? कारण तो कुछ था नहीं, मेरे नाना चाहते थे शुरू से कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूँ। हुँ, और फिर जॉब के दौरान भी मेरी जहाँ पे पोस्टिंग हुई अपनी नौकरी में, वहाँ पे मैंने काफ़ी छोटी-छोटी जगहों पर प्लांट में काम किया। हुँ, और वहाँ देखा कि मैंने लोगों को बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो जी, उनको अक्सर जिसके लिए बहुत दौड़-भाग करनी पड़ती है। जी। तो मुझे लगा कि एक फुलफिलिंग लाइफ़ जी जाए और सिविल सर्विस की तैयारी की जाए, और फिर मैंने वहीं से तैयारियाँ अपनी शुरू कर दी। हुँ। सिविल सर्विसेज़ की जो तैयारी आपने की, वो तैयारी में आपने किसका आपको ज़्यादा सहयोग मिला? मेरे माता-पिता का सहयोग तो देखिए फ़हीम जी हमारे मतलब रहता ही है जी, साथ में, तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट था अपने पेरेंट्स का। उसके अलावा मैंने अपनी नौकरी में जो सेविंग्स कर रखी थी, वो बहुत अच्छा कुशन मेरे लिए कारगर साबित हुआ वो। जी, तो मैंने उसके बेसिस पे ही तैयारी करी। कोई कोचिंग नहीं करी, कुछ नहीं किया। 1-2 क्लासेस करी थी बस। उसके बाद मैंने अपने कुछ ऐसे दोस्तों का भी सहारा लिया जो ऑलरेडी सिविल सर्विस में जा चुके थे। तो कुल मिला के मेरे दोस्तों का, मेरे माता-पिता का, परिवार का बहुत सपोर्ट रहा। इस मामले में भी मैं बहुत खुशकिस्मत हुँ, रही और मैं आज यहाँ हूँ। क्या बात है।
अपने माँ बाप का मुझे बहुत सपोर्ट मिला, अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का मुझे बहुत साथ मिला। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने अपराजिता जी कि आपकी ज़िंदगी में आपके अपनों का बहुत साथ रहा है, जो कि आपकी कामयाबी में बहुत मायने रखता है। और यहाँ पर एक शेर भी मुझे याद आता है, आपने एक बात और कही थी कि आपने ना ही कोई कोचिंग की, लेकिन आज इस मुकाम पर हैं आप। यहाँ पर एक शेर याद आता है कि हम तो दरिया हैं, अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। लेकिन अपराजिता जी क्या होता है, हर इंसान की ज़िंदगी के साथ ऐसा होता है, कितना भी बड़ा कामयाब हो, कितना भी बड़ा अचीवमेंट हो, उसको पाने के लिए या उस मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी दुश्वारियों का, परेशानियों का, दिक्कतों का, कह सकते हैं एक संघर्ष, एक जद्दोजहद करना पड़ता है। आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ? फ़हीम जी, जैसा कि आपने कहा कि कहीं पे भी पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है। तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरा फाइनल मैं अटेम्प्ट देने वाली थी अपना, जी। तीसरे अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। जी। जब मैं वो देने वाली थी तो मेरे रिटन एग्ज़ामिनेशन के बाद जी। आई लॉस्ट माय मदर, मेरी मदर का देहांत हो गया था बिफोर माय इंटरव्यू। So sad. So that was a very very difficult phase in my life, but I think her blessings were with me. हम्म, कि इंटरव्यू में मतलब मेरे नंबर बहुत अच्छे आए मेंस के एग्जामिनेशन में, और इंटरव्यू में भी मैं बैठी, आई डिड नॉट लूज़ हार्ट। मैंने अपना जो मुकाम हासिल करना था उसको मैंने कभी भी अपनी निगाहों से परे नहीं होने दिया। मैंने उसके लिए कोशिशें अपनी जारी रखी, और वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था जिससे मैं गुजरी थी, परंतु उससे भी हम्म। आशीर्वाद ने अपनी माँ की मुझे निकाल ही दिया। बिल्कुल निकाला होगा। देखिए, लोगों की या हमारे बुजुर्गों की, बड़ों की दुआएं होती हैं हमारे साथ, इसलिए हम एक दूसरे से कहते हैं कि अभी मेरे लिए दुआ करना, और एक दूसरे के लिए दुआ करते रहनी चाहिए, क्योंकि दुआओं में असर होता है। आपके ऊपर तो आपके बुजुर्गों का असर था, उनकी दुआओं का हाथ आपके सर पर था, तो इतनी खूबसूरत सरपरस्ती हो और वो शख्स कामयाब ना हो, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। चलिए, खैर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप अपने बारे में बता रही हैं, और अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि आप अपने माता-पिता को बहुत शामिल कर रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माता-पिता ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में एक अहम रोल रखते हैं। चाहे आपके माता-पिता हों, मेरे माता-पिता हों, या अरुण जी आपके माता-पिता हों, सबके अपना एक रोल होता है। संघर्ष के बाद मैं ये जानना चाहता हूँ अपराजिता जी, आप जिस मुकाम पर आज हैं, उसमें आपकी मेहनत है, आपके बड़ों का साथ है, आपके दोस्तों की दुआएँ हैं, तब आपको ये मुकाम हासिल हुआ, जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। अगर मैं आपसे सवाल करूँ आपकी ज़िंदगी में आई उन चुनौतियों के बारे में, जिनसे आप हो सकता है कभी निराश हो गई हों, ऐसा कभी हुआ? जी, मेरी सोच थोड़ी यहाँ पे अलग है। जी। मैं शुरू से ही मैं ऐसे नहीं सोचती कि चुनौतियाँ हैं तो वो कठिनाइयाँ ऐसी बन जाएँगी कि मैं उससे पार नहीं हो पाऊँगी या उबर नहीं पाऊँगी। जी। जैसे कि दिन है, रात है, खुशी है, दुःख है, वैसे ही चुनौतियाँ आती रहती हैं। जी। रोज़मर्रा का हिस्सा होती हैं चुनौतियाँ, उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए क्या? कभी भी ज़िंदगी में, और हमेशा ये सोचना चाहिए कि आज ये चुनौती है, कल ये चुनौती नहीं रहेगी। कुछ समस्याएँ तो अपना समाधान अपने आप कर लेती हैं, और कुछ में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो थोड़ा, अगर आप एक अच्छी विचार के साथ और मनोयोग के साथ किसी भी काम में लग जाओ, तो कोई भी चुनौती नहीं रहती। तो मेरा तो सोच, मेरी माँ मतलब जो मैं मानती हूँ, वो कुछ अलग ही प्रकार से है, जिससे शायद आम जनता इतना एग्री ना करे। जी। अच्छा, प्रजिता जी, आज आप फरीदाबाद में मौजूद हैं। इससे पहले भी आपने कार्यभार कहाँ का संभाला था? इससे पहले भी फरीदाबाद के एक सब डिवीज़न में मैं सब डिविज़नल मैजिस्ट्रेट थी। मैं बल्लभगढ़ में यहाँ इसके पहले थी, अच्छा, अच्छा। और अब मैं यहाँ पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हूँ फरीदाबाद में। जी। चलिए, फिर तो आपकी जो सेवाएँ हैं वो हम लोग लेते रहेंगे, और जितने भी सुनने वाले हैं उनको आपकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। और ख़ास करके ऐसे ऑफ़िसर्स जो वाक़ई में एक ऐसी ज़िंदगी से गुज़र कर के आते हैं, जिन्होंने धूप और छाँव का भी एहसास किया होता है, तो वो दूसरों की तकलीफ़ों को, दूसरों के दर्द को भी अच्छी तरह से समझते हैं।
संघर्ष की बात हो चुकी है, चुनौतियों का ज़िक्र हो चुका है, बातें और भी हैं जो मैं करूँगा अपराजिता जी आपसे। आपने पीछे अभी बड़ी अच्छी तरीके से बताया था, बहुत अच्छी तरह से बताया था कि किस तरह से आपने चुनौतियों का सामना किया और बहुत सारी चुनौतियाँ तो अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं, आपने कहा था। लेकिन कोई भी काम होता है आसानी से या बहुत आसानी से नहीं हो पाता, उसके लिए बहुत कुछ आपको करना पड़ता है, ये बात सच है। अपराजिता जी देखिए, आपका परिवार भी है, परिवार में कितने लोग हैं मैं नहीं जानता, लेकिन पारिवारिक ज़िंदगी भी होती है, साथ-साथ आपका जो डिज़िग्नेशन है जिसमें बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपके साथ बहुत सारे काम जुड़े रहते हैं। सवाल यही है कि आप अपने परिवार को और अपनी नौकरी को, इन दोनों को किस तरह से बैलेंस्ड करती हैं? इसको तालमेल में कैसे लाती इसका श्रेय भी मैं अपने माता-पिता को ही देना चाहूँगी। जैसा कि मैंने कहा बोथ वर वर्किंग प्रोफेशनल्स, दो दो मतलब दोनों लोग ही नौकरी पेशा रहे हैं। तो मैंने उन्हें बहुत ही बढ़िया बैलेंसिंग एक्ट करते देखा हैं? है। आज की डेट पे मेरी नौकरी ऐसी है कि मैं सुबह 9 बजे अपने ऑफ़िस में होती हूँ और कई बार मैं 7 बजे जाती हूँ, कई बार 5 बजे, कई बार मैं 11 बजे जाती हूँ और कई बार घर हुँ, जाकर वापस लौट कर भी आती हूँ। हुँ, और मेरा परिवार मेरे शहर में रहता है जो कि बनारस है। हुँ। तो मैं यहाँ अपनी छोटी बेटी के साथ रहती हूँ जो मात्र 10 महीने की है। ओह! तो मैं हमेशा उसे देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि कल को शायद वो भी जैसे मैं अपनी माँ को देखती थी और मैं सोचती थी कि ये तो सुपर ह्यूमन है, मेरी मदर ये सारी चीज़ें ऐसे कैसे कर लेती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि शायद वो भी ये सोचे, क्योंकि मेरी नौकरी में जनता की सेवा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और मैं कभी भी ना मैं अपने परिवार को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, ना मैं अपनी नौकरी को, कि दोनों ही मैं ड्यूटी बाउंड हूँ दोनों तरफ। जी। तो तालमेल तो बन जाता है अगर इंटेंशन अच्छा हो और अगर आपका परिवार आपको सहयोग दे, हुँ, तो शायद मेरे पास वो दोनों चीज़ें हैं और इसीलिए मैं अभी तक अच्छा तालमेल बना पा रही हूँ अपनी पारिवारिक ज़िंदगी और अपनी नौकरी के बीच में। हाँ, नहीं ऐसा होता है ना कभी-कभी लोगों को बहाना भी मिल जाता है कि भई मैं नौकरी करूँ या परिवार देखूँ। जी, तो आप ठीक कह रहे हैं। हुँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर जैसा कि मैंने कहा कि एवरीथिंग लाइज़ इन इंटेंशन, आपका इंटेंशन, आपका हुँ, इंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे मैं नौकरी को नौकरी की तरह नहीं देखती, मैं अपना काम बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ। हुँ, मेरे दरवाज़े सबके लिए खुले रहते हैं, जो भी व्यक्ति आता है और इसीलिए मुझे अपने ऑफ़िस में बहुत देर भी हो जाती है कई बार, पर मैं उसको थॉरली एन्जॉय करती हूँ। लोग कहते हैं कि अपने प्रोफ़ेशन को अपने घर लेके नहीं जाना चाहिए, लोग हुँ, ठीक कहते हैं, हुँ, पर मैं अपने परिवार को ज़रूर, परिवार की जो खुशियाँ हैं उनको ज़रूर मैं अपने प्रोफ़ेशन में लेकर आती हूँ। तो जब मैं वापस जाने वाली होती हूँ ऑफ़िस से, तो मैं हमेशा याद रखती हूँ कि घर जाऊँगी तो एक प्यारी सी बिटिया मेरा इंतज़ार कर रही अरे! होगी, क्या बात! तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। उसका नाम क्या है 10 महीने की जो बेटी है? मेरी बेटी का नाम अनाहिता है। अनायता, जी। बहुत खूबसूरत नाम है। माता-पिता का आपने कई बार ज़िक्र किया। मैं चाहता हूँ आप उनके भी नाम बताएँ। मेरी माताजी का नाम था डॉक्टर विजयलक्ष्मी शर्मा, वो एंशिएंट हिस्ट्री में प्रोफ़ेसर थे और एक बहुत ही प्रख्यात यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो हुँ, वहाँ के अलुमना थे। मेरे फ़ादर, उनका नाम है सी राम बाबू, अच्छा, वो भी इनकम टैक्स में कार्यरत थे, सरकारी सेवा में थे वो। जी। अब वक़्त जाने का हो चुका है अपराजिता जी। आपने बड़ी अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं। अब जाते-जाते मैं ये चाहता हूँ कि जितने हमारे सुनने वाले हैं, उनके लिए, हमारे लिए भी आपकी तरफ से क्या पैगाम है? क्या पैगाम है, क्या मैसेज है, क्या संदेश है? फ़हीम जी, बहुत ही डिफ़िकल्ट आपने प्रश्न मुझसे पूछ लिया। आम तौर पे मैं किसी को कोई एडवाइस नहीं देती, हुँ, बट मैं हमारे श्रोताओं को, जो हमारे लिसनर्स हैं आज, जो मुझे सुन रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनको बस इतना बोलना चाहूँगी हुँ, कि हर दिन एक नया दिन होता है जी, और उसे उसी तरह से हमें लेना चाहिए। एक दिन को एक पूरे आप ज़िंदगी के तौर पे लें, अपने दिन को पूरी तरह से जिएँ, हुँ, तो आप कभी भी जब ज़िंदगी के अंत में ये नहीं सोचोगे कि कहाँ चली गई ज़िंदगी, है ना? हुँ, तो हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें और जीवन जी भर के जिएँ, हुँ। उसी में सब कुछ रखा है बस। बहुत अच्छी बात है। अच्छा एकदम ज़हन में मेरे सवाल आया तो इसलिए कर रहा हूँ। आप जिस पद पर आज हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और बहुत सारे लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि प्रशासन में जाना चाहते हैं। अगर वो आपकी तरह बनना चाहते हैं,
तो उनको क्या करना चाहिए? अगर आप मेरी तरह बनना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि पढ़ाई तल्लीनता से करें, मन लगाकर करें और बहुत एवेन्यूज़ हैं पढ़ाई करने के, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम निकल जाता है, थोड़ी-सी स्मार्ट स्टडीइंग से एग्ज़ाम निकल जाता है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है और जब आप इस नौकरी में आएँगे तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब आप ये सोचेंगे ज़रूर कि नौकरी थोड़ी टफ़ ज़रूर है, बट बहुत ज़्यादा इसमें सैटिस्फैक्शन है, बहुत आपका कॉन्शियस आपको बहुत थैंक करेगा। तो प्लीज़ आप इस एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करिए, जो भी हमारे युवा आज ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। और एक और छोटी-सी चीज़ मैं ऐड जी। इसमें ये करना चाहूँगी कि जब आप सर्विस में आ जाएँ, जब आप सेवा में आ जाएँ, तो हमेशा ज़मीन से जुड़े रहें आप। क्या बात है! कभी भी अपने कदम बहुत ऊपर ना उठने दें, सर हमेशा झुकाएँ और विनम्र रहें। बस सक्सेस का एक यही रास्ता है, हार्ड वर्क और ह्यूमिलिटी। क्या बात है! हमारे साथ थी श्रीमती अपराजिता, आईएएस ऑफिसर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद, कम डिस्ट्रिक्ट सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन ऑफिसर। बहुत सारी बातें आपने बताई, बचपन का ज़िक्र किया, अपनी सफ़र के बारे में बताया, संघर्ष, जद्दोजहद क्या होती है, चुनौतियों से कैसे लड़ा जाता है और परिवार के साथ, नौकरी के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाता है। पैगाम भी बड़ा खूबसूरत है आपका लोगों के लिए। इन सारी बातों के लिए रेडियो की पूरी टीम की तरफ से अपराजिता जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, उनकी तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और आखिर में जाते-जाते एक शेर आपको मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ और वो ये है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। बहुत सारे लोग तकदीर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, मैं नहीं मानता। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है? इसी शेर के साथ दोस्तों आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख़्याल रखिए, आस-पास सफाई का ख़्याल रखिए, आस-पास पेड़-पौधे लगाएँ और सुनते जाएँ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। नमस्ते, खुदा हाफ़िज़।